वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। सूत्रों का कहना है कि सरकार मौजूदा सत्र के आखिरी हफ्ते में वक्फ बिल संसद में पेश कर सकती है। सरकार का कहना है कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज के गरीबों और वंचितों के हक में आएगा, लिहाजा सरकार इसकी अनुकूलता देखकर संसद में इसे लाएगी। अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इसको देखते हुए ईद के बाद इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा। और उधर दूसरी तरफ वक्फ बिल पर सड़क पर संग्राम शुरू हो चुका है। संसद के मौजूदा सत्र के आखिरी हफ्ते में वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दल नाराज हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ विपक्ष मजबूती से खड़ा दिखाई दिया और वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। वहीं एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के बहाने केंद्र सरकार में अहम सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी दी कि अगर उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। उधर बीजेपी ने बिल को जनहित में लिया गया फैसला बताया। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धरने को निजी हित में किया गया प्रदर्शन करार दिया। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की मंशा मुसलमानों को कुचलने की हमेशा रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जनहित के लिए लाया जा रहा है और जब जब भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी सरकार कोई इस तरह का अमेंडमेंट लाती है वो जनहित के लाती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सारे के सारा विपक्ष उन शक्तियों के पीछे खड़ा है जिनके बारे में यही नहीं पता है कि इनको फंडिंग कौन करता है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में जहां पर ऑलरेडी एक संविधान है, कायदा है, कानून है, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ऑफिस का दफ्तर का पता नहीं है और उसके सदस्य सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हुए कब्जा करके। ये बिल सरकार के इशारों पे, यानी कि अगर डीएम को पावर चली जाएगी तो डीएम सरकार का होता है, वो सरकार के इशारों पे काम होगा। एक लंबी लड़ाई जो है इस देश में खड़ी की जा रही है कि बुनियादी मुद्दों से दूरी बने। जब इस तरह के रोज विवाद होंगे तो जो SC ST OBC के बुनियादी मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान पर चर्चा नहीं होगी। और एक हिंसक समाज बनाने के लिए और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वक्फ ने जमीन पर कब्जा किया, जिसे कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। साथ ही बिल को न्याय देने वाला बताया। तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी की मंशा पर ही सवाल खड़े किए। लैंड तो वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है। 1995 में कांग्रेस ने जो एक्ट बनाया, 2013 में उसमें अमेंड करके और अधिकार दिया, उसके आधार पर वो जहां चाहते थे हमारी जमीन है। ये जो है वक्फ है, इसमें न्याय होगा। किसी की जमीन नहीं छीनेगी, किसी के मस्जिद नहीं छीनेगी, किसी का दरगाह नहीं छीनेगा, लेकिन हाँ तुष्टीकरण नहीं होगा, न्याय होगा। और ये जो अधिकार दिया गया था इनको, जिसको चाहे वो जमीन कर दें, हमारी है, जहां जिसको अपना वोट चस्पा कर दें, वो नहीं चलने वाला। इसमें जो पूरा बीजेपी सरकार का जो मंशा है वो सांप्रदायिक है। या तो किसी समाज के कल्याण की आप बात कर रहे होते तो हम समझते। जो उन्होंने बातें बताई हैं वो ये है, एक तो क्या है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित रखता है। उसके समुदाय ने, जो लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनें वक्फ की, जिसे कहते हैं कि चैरिटी के लिए या ईश्वर के नाम पर अपनी अपनी ज़मीनें दी, ये उनका मसला है।
तो जिसकी जमीन है, जिसका मसला है, उसको तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ना। और अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर सरकार क्यों उसमें उस तरीके के बदलाव कर रही है जिसमें पूरे समुदाय को यह संशय है कि उनका अहित होगा। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन और पुलिस ने नेजा मेले की अनुमति नहीं दी। संभल पुलिस ने नेजा मेला समिति से स्पष्ट किया कि देश के लूटने वाले व्यक्ति की याद में आखिर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अनुमति कैसे दी जा सकती है। पुलिस ने मेले के आयोजन को देशद्रोह बताया। संभल में महमूद गजनवी के भांजे और सैन्य कमांडर सैयद सालार मसूद गाजी की याद में हर साल दरअसल नेजा मेला आयोजित किया जाता है। इस बार पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। मेला कमेटी ने 18 मार्च को मेले का झंडा गाड़ने और 25, 26, 27 मार्च को मेला लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी परमिशन ही नहीं दी। इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में। इतिहास जानता है किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। नेजा मेला मुख्यतः सैयद सालार मसूद गाजी की याद में मनाया जाता था, जो कि एक लुटेरा था। सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिरों को लूटा था, हत्याएं की थी, और महमूद गजनवी का सगा भांजा और उसका सेनापति था। और एक लुटेरे और हत्यारे की याद में इस तरह का मेला आयोजन किया जाना देशद्रोह है, और किसी भी तरह के से इस आयोजन को नहीं किया जाना चाहिए, यह उनको बताया गया है। और कुरीत के रूप में अगर यह मनाया जाता रहा है तो वह ऐतिहासिक तथ्यों को समझें। तो संभल में पुलिस ने नेजा मेले की परमिशन नहीं दी। इस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मिली जुली संस्कृति और भाईचारे को खत्म करने का आरोप लगा दिया। अब इस पर बीजेपी ने भी पलटवार कर अखिलेश यादव को नसीहत दी है। क्या कहा है, सुनिए आप। हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को, और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं, जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी, के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। सालार गाजी की नेजा मेला की अनुमति नहीं मिली तो इतने परेशान हो गए अखिलेश यादव। कौन था ये सालार गाजी? बहुत बड़ा संत था, महात्मा था, क्या था ये? संभल की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने तनाव में संभल को ला चुके हैं ये लोग। ऐसे में मेला करवाएंगे। ये आदमी कभी मुख्यमंत्री रह चुका था। मुझे आश्चर्य लगता है, ये जमीन की स्थिति को समझते नहीं, और उस पर फालतू बयान के बीजेपी धर्मों को लड़वाना चाहती है। हम धर्मों को लड़वाते तो तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आते, योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया कीजिए। बेहद ही हैरान करने वाली खबर आपको बताएंगे। एक बंद फ्लैट में 105 किलो सोना, 1,37,00,000 रुपए कैश, कीमती घड़ी और बहुत कुछ मिला हुआ है। अहमदाबाद शहर के पाडली इलाके में एक स्टॉक ब्रोकर के बंद बड़े फ्लैट में बताया जा रहा है ये सोना मिला है। भारी मात्रा में जेवर और बहुत सारा कैश भी मिला है। जांच एजेंसियां और पुलिस को सूचना मिलने के बाद यहां पर छापा मारा गया था। बताया जा रहा है डीआरआई और एनटीएटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो 105 किलो सोना मिलने की वजह से अब हड़कंप मचा हुआ है। छापा मारा गया था क्योंकि टीम को सूचना मिली थी। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर। इस रेड की टीम को जो कुछ मिला उसे देखकर डीआरआई और एटीएस टीम के होश उड़ गए। पता चला कि इस फ्लैट के मालिक महेंद्र शाह और मेघ शाह नाम के व्यक्ति हैं। टीम को फ्लैट पर बंद बक्सा मिला। जब उसे खोला गया तो छापा मारने के पहुंचे अधिकारी भी दंग रह गए। बड़े पैमाने पर सोना मिलने के बाद उसे कैमरे की नजर से बचाकर सीज किया गया है। स्टॉक मार्केट के ब्रोकर से पूछताछ चल रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है इतनी बड़ी मात्रा में सोना आया कहां से।
ऑलरेडी इलाके में आया हुआ आविष्कार फ्लैट जो किराए पे भाड़े पे लिया गया था और फिलहाल 18 घंटे की तहकीकात के बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ है। माना जा रहा है करोड़ों रुपए का गोल्ड और साथ ही साथ जो कैश रकम मिली है उनको डीआरआई और एटीएस की टीम ने लगातार 18 घंटे काम कर ये सर्च ऑपरेशन किया और सारा जो मुद्दामाल है उनको कब्जे किया है। आगे की तहकीकात के लिए उनको डीआरआई ले जाएगा है और साथ ही साथ जो मेघ शाह है उनकी तहकीकात किया जाएगी। वो फिलहाल पिछले कई महीनों से यहाँ आता जाता रहता था और गोल्ड और कई कैश जो थी वो भी रखता था, पर वो कौन है, किसका इसके पीछे हाथ है, वो सारी तहकीकात की बात है। आगे के दिनों में ये भी मालूम पड़ेगा कि इसके साथ ही साथ ये कैश जो है वो किसने रखा था, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं शामिल, उसकी सारी तहकीकात करेंगे और आगे के दिनों में इसके साथ जो लोग जो शामिल होंगे उसकी भी पुलिस तहकीकात करेगी। कैमरा पर्सन नीलेश सोसा के साथ मौलिक दमेचा, न्यूज़ 18 अहमदाबाद।